सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर के जहांगीराबाद में महिलाओं की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। साथ ही चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां मौदाहा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक बार फिर शुरू हुआ ग्रामीणों का अनशन। और बात होगी रायबरेली की, जहां अब रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जमकर मारपीट व जूतम पैजार करती कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं। परंपरागत स्थान के बजाय होलिका दूसरी जगह रखने को लेकर दो जाति की महिलाओं में ये विवाद हुआ है। ये विवाद 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों पर पुलिस कार्यवाही कर चुकी है और ये मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव सलगवा का है। खबर हमीरपुर से है, जहां सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक बार फिर अनशन शुरू हो गया है। दर्जनों ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। गऊघाट शानी ग्राम पंचायत से परसदवा डेरा की खस्ताहाल सड़क का निर्माण कराए जाने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। वर्षों से खस्ताहाल हालत में गांव की 2 किलोमीटर तक की सड़क पड़ी है। ग्रामीणों को आवागमन में खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अनशनकारी मांगे पूरी ना होने पर लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दे रहे हैं। ये मामला हमीरपुर जिले के मौदाहा विकास खंड क्षेत्र का है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो अयोध्या तक के लिए सफर में यात्रियों को ले जाएगी, अब वह रायबरेली से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अतिरिक्त जिलों से होकर गुजरने के निर्देश दिए हैं, जिसमें रायबरेली भी शामिल है। स्टेशन अधीक्षक रवि रंजन कुमार ने बताया कि जो ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर अयोध्या होते हुए जाती थी, वह अब अयोध्या से प्रयागराज और प्रयागराज से रायबरेली होते हुए लखनऊ जाएगी, जिसका ट्रायल आज किया गया। ट्रेन 9:15 बजे सुबह रायबरेली पहुंचेगी। सामाजिक कार्यकर्ता जयदीप राजपाल ने बताया कि पंजाब मेल जैसी लंबी रूट की ट्रेन रायबरेली स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट रुकती हैं, जबकि लखनऊ में लंबे समय तक रुकती हैं। उनका कहना है कि लंबे रूट की ट्रेन रायबरेली में भी कुछ देर तक रुके ताकि पैसेंजर को आराम मिल सके। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं रवि रंजन कुमार, स्टेशन अधीक्षक रायबरेली। सर, आज ट्रेन चली भारत वंदे एक्सप्रेस, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी और रायबरेली का ठहराव कितनी समय का है, कितना किराया है? आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 9:15 पे लगभग 85,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसके तहत कुछ 10 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन किया है और 4 वंदे भारत का उसको एक्सटेंशन किया है। इसी के तहत जो वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से लखनऊ चलती थी वाया अयोध्या, उसी गाड़ी का एक्सटेंशन किया गया है गोरखपुर से प्रयागराज तक। उसी के तहत आज उस प्रयागराज से 9:15 पे वंदे भारत का ट्रायल शुरू हुआ है, जो कि अभी 11:16-13-15 टाइम था। आई है रायबरेली में 2 मिनट का ठहराव है और यहाँ से लखनऊ तक का ट्रायल था। सर, इसका कितना किराया होगा? एक मिनिमम 500 का किराया होगा इसका। रायबरेली की जनता को जो है लगभग जो है बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा वैरी भी करता है। जी जी, हाँ। परिचय बताएं अपना। जी, मैं जयदीप राजपाल गौ सेवा से हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। क्या समस्या है रेलवे स्टेशन रायबरेली? समस्याएं बहुत है, लेकिन मैं पहले मोदी जी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वंदे भारत 2 मिनट का स्टॉपेज हम लोगों को दे रहे हैं। इस जगह पर हम लोगों का 5 मिनट स्टॉपेज होना चाहिए, 5 से 10 मिनट। और यहाँ पर कोई गाड़ियाँ यहाँ पर स्टॉपेज नहीं होती है, सबसे बड़ी समस्या है। जो पंजाब मेल को यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज करते हैं, इतने लंबे रूट की गाड़ी है जो लखनऊ में 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा खड़ी रहती है, लेकिन रायबरेली में 2 ही मिनट खड़ी होती है। वहाँ पर स्टॉपेज छोड़ करके यहाँ पर गाड़ियाँ देनी चाहिए, और कुछ गाड़ियाँ वहाँ के बजाय यहाँ पर रायबरेली में देनी चाहिए, जिसके कारण यहाँ पर जो है हर चीज़ के अस्त व्यस्त है। यहाँ पर पब्लिक परेशान है। उन पब्लिक की परेशानियों को देखते हुए यहाँ पर ज़रूर स्टॉपेज देना चाहिए। और मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है, और वो भी न के बराबर चल रही है। इंटरसिटी केवल चलती है हमारे यहाँ से रायबरेली से, और कोई सुविधा नहीं है।
इसकी शिकायत कहीं उच्च अधिकारी को आपने दिया है? नहीं, इसको कहा गया, लेकिन रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। रायसेन जिले के सुल्तानपुर ग्राम घाट खमरिया सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने बारातियों को कुचल डाला। घटना से इलाके में कोहराम मच गया। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सुल्तानपुर अस्पताल पहुंचाया है। प्राथमिक उपचार के बाद 7 गंभीर घायलों को भोपाल एम्स रेफर कर दिया है। सोमवार की रात में होशंगाबाद से घाट खमरिया बारात आई थी। हाईवे किनारे बाराती इकट्ठा थे, तभी तेज रफ्तार डंपर बारातियों को कुचलता हुआ चला गया। डंपर की चपेट में कई बाराती आ गए। इस घटना से चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीण और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गांव में नेशनल हाईवे 45 पर खतरनाक मोड़ है। तेज रफ्तार डंपर नहीं मुड़ने से अनियंत्रित होकर बारात पर चढ़ गया। सुल्तानपुर पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक मौके से फरार है। लगभग जो जानकारी मिली है 8:45 बजे के आसपास सुल्तानपुर के नज़दीक जो नेशनल हाईवे है उसमें खमरिया गांव के पास एक बारात लग रही थी, तो एक ट्रक बारात में घुस गया और जिसमें 5 व्यक्तियों की डेथ हो गई है और 11 घायल हुए हैं, जिसमें से 4 गंभीर घायल हैं जिनको एम्स रेफर किया गया है और 7 जो घायल हैं उनको रायसेन जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। सर, ये कैसे घटनाक्रम हुआ है सर? ये तो जांच का विषय है, परंतु जो प्रारंभिक सूचना मिली है पुलिस को कि रॉन्ग साइड से ट्रक ओवरटेक कर रहा था और वो संतुलन नहीं रख पाया और वो जो बारात आई थी होशंगाबाद जिले के आचलपुरा से लग रही थी, उसमें वो हो गया और जो डेथ हुई है वो बारात के किनारे जो लाइट वगैरह लेके चलते हैं उस लोग और काफ़ी दर्दनाक है। सर, घायलों को मृतकों की सहायता दी गई है शासन की तरफ से? शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो सहायता राशि दी जाएगी वो शीघ्र ही अभी जानकारी मिल जाएगी। अभी प्राथमिकता यह है कि जो घायल हैं उनको तत्काल चिकित्सा जो सहायता है मिले और लगातार उसके लिए नाम बताओ। सर, किस प्रकार का ये हादसा हुआ है? कितने लोग इसमें मृत हुए हैं? कितने घायल हैं? कितनों को भोपाल रेफर किया गया है? ये लगभग आज शाम को 8:45 बजे के आसपास की घटना है। घाट खमरिया करके हमारे क्षेत्र में सुल्तानपुर के पास में एक गांव था जहां एक बारात जा रही थी और उसमें किसी अज्ञात ट्रॉली ने वहां पर उनके साथ में जो लोग थे चले जा रहे थे उनके ऊपर घायल कर दिए। उसके द्वारा जब हमारे अस्पताल में आए सुल्तानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो वहाँ पर 5 कैजुअल्टी हैं और इसके अलावा 11 हमारे जो घायल थे उसमें से हमने प्राथमिक तौर पर 7 लोगों को हमने एम्स में रेफर किया है, बाकी हमारे पास। सर, ये हादसे की वजह कुछ सामने आई? आपको प्रारंभिक जानकारी मिली हो तो क्या वजह रही? इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारे पास हमारा पहली प्राथमिकता जो घायल हैं उनको चिकित्सीय शिक्षा देना, चिकित्सा उपलब्ध कराना और हमारे जो घायल हैं अति गंभीर हैं उनको हमारे से जो मेडिकल कॉलेज है और बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर शिफ्ट कराना, ये हमारा पहला। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। वहीं बात अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट की करें तो कैराना लोकसभा सीट को लेकर कश्यप समाज ने भाजपा से पूर्व एमएलसी सुरेश कश्यप के लिए टिकट की मांग की थी, परंतु भाजपा से कश्यप समाज को टिकट न होने के कारण कश्यप समाज में कहीं न कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर कैराना लोकसभा क्षेत्र के गांव टोडा में दर्जनों गांव से पहुंचे कश्यप समाज के लोगों ने पूर्व एमएलसी सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कर आगामी 17 मार्च को कस्बा ऊन में एक जन चेतना अधिकार रैली का आगाज किया है। अब रैली में किस तरह का निर्णय लिया जाएगा ये तो रैली के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल कैराना लोकसभा सीट पर कश्यप समाज की भारी संख्या में वोट होने के कारण कश्यप समाज की नाराजगी में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शामली से सीनू संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां जनपद के महाराजगंज इटवा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल
चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित सरदार पटेल हॉस्पिटल का अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सरदार पटेल हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर रुद्र प्रकाश पटेल, जो कि अपना दल एस के प्रदेश सचिव पद पर कार्यरत हैं, वहीं रुद्र प्रकाश पटेल की पत्नी मंजुलता पटेल महिला पंच जिलाध्यक्ष भदोई के पद पर कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अपना दल एस जिलाध्यक्ष सुनील पटेल, पूर्व प्रदेश सचिव इंजीनियर नंद जायसवाल, प्रदेश सचिव आनंद पटेल, डॉक्टर रुद्र प्रकाश पटेल, मंजुलता पटेल सहित तमाम पदाधिकारियों ने अनुप्रिया पटेल को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। अनुप्रिया पटेल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ फोटो भी खिंचवाया। अस्पताल के एमडी डॉक्टर रुद्र प्रकाश पटेल ने पत्रकारों को मोमेंटो और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सियाराम पटेल, हरिलाल पाल, जयप्रकाश पटेल, अजीत मौर्य, शनि बिंद, रामजनी शुक्ला, रिंकू सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही की जनता को, साथ में लगे हुए मिर्जापुर और बनारस के जनता को मैं निःशुल्क ट्रीटमेंट इलाज देने का प्रयास कर रहा हूं। ये हमारे ट्रस्ट द्वारा संचालित हॉस्पिटल है, जिसमें ओपीडी चार्ज, डॉक्टर्स फीस और भी किसी तरह का हॉस्पिटल चार्ज, बेड चार्ज सब निःशुल्क है, मुफ्त है। मैं केवल यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए ये अस्पताल संचालित कर रहा हूँ, जिससे हमारे समाज का विकास हो सके। हमारे हर तरह के जो गरीब तबके के मरीज हैं, उनका इलाज हो सके, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम सबके लीडर, लोकप्रिय नेता, जननायक और हम सबको जिस पे गर्व है, ऐसे हम माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी द्वारा आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। ये भदोही एक गौरवशाली जो चीज़ उसने प्राप्त किया है। ये आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे ही लोगों से जुड़कर एक जन सेवा के उपलक्ष्य में काम करेंगे और ऐसे ही आगे काम भी हम लोगों का चलता रहेगा। और माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसी पर हम लोग काम करना है और ऐसे ही हम लोग आगे काम करते रहेंगे। रुद्र प्रकाश पटेल जी हैं, ये जो संचालित कर रहे हैं यहाँ पे जनता के लिए, इन्होंने जो सोचा है उसको कर दिखाएंगे। और जो इन्होंने कहा कि नहीं, निःशुल्क ट्रीटमेंट का जो इलाज इन्होंने कहा है, बिल्कुल स्वाभाविक है, होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से जनता के पास वो चीज़ नहीं हो पाती जो होना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसे ही सेवा करते रहेंगे तो शायद आने वाले समय में, आने वाले दिनों में भदोही एक सशक्त भदोही बनेगा। एक अच्छी पहल है और जैसा कि हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल सामाजिक न्याय की बात करती हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं और डिप्राइव्ड सेक्शन, शोषित समाज के अगर स्वास्थ्य सेवा के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे आके समाज की सेवा के लिए कार्य करता है, बहुत अच्छी पहल है और इस स्वागत योग्य पहल है। इस क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। और सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूं कि जो इस ट्रस्ट के माध्यम से आकर इस सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल का उद्घाटन की है। जनता में एक अलग संदेश जाएगा और इसका जिस प्रकार से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि निःशुल्क ओपीडी आईपीडी रहेगी, ये गरीब जनता के लिए एक। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से गांव चलो अभियान का समापन महाराजगंज बाजार निवासी और मोर्चा जिला महामंत्री अशोक मिश्रा के प्रतिष्ठान पर कराया गया। वहीं मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आने वाले समय में किसानों का हित सिर्फ भाजपा में निहित रहेगी। दावा किया कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करने की क्षमता रखती है। साथ ही किसान एकता के साथ मिशन 2024 को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान पदाधिकारियों ने आतिथ्य जनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर विद्याशंकर पांडे, दयाशंकर मौर्य, दीपक तिवारी, धनंजय दुबे, राजकुमार सरोज, नित्यानंद दुबे, सुशील मिश्रा, आलोक मिश्रा सहित आदि लोग मौजूद रहे। 12 फरवरी से हम लोगों का शुभारंभ हुआ। हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई दीपक तिवारी जी, बढ़ौना, इन्हीं के ग्राम सभा से हम लोगों का शुरुआत हुआ और आज यहाँ महाराजगंज मंडल
हमारे भाई सुशील मिश्रा जी के यहाँ समापन हुआ। इस कार्यक्रम में सर मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? किसानों को, ग्रामीण के लोगों को कौन कौन से लाभ मिले? यहाँ देखिए, किसान और गरीब के लिए हमारी सरकार सारी योजनाएं ला रही हैं और कार्य भी कर रही हैं। पहले कांग्रेस की सरकारों में बड़े बड़े नेता आते थे, वो बड़े बड़े मंच बनते थे, ऊंचे भाषण दे करके चले जाते थे, लेकिन कोई कार्य जो है नहीं करते थे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि योजना ऐसी निकाली जाए जो हमारे किसान भाइयों के बीच में गांव-गांव जाया जाए। जब तक देखिए धरातल पे आप जाएंगे नहीं, तब तक सही समस्या सामने नहीं आएगी। तो हम लोग जा कर के बैठते थे, चौपाल लगाते थे, वहाँ हम अपनी कहते थे, वो अपनी। भदोही से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सर्राफाओं को निशाना बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। पति, पत्नी, बेटा व उसका मामा गैंग चलाता था। ज्वेलरी शॉप संचालकों को गिरोह निशाना बनाता था। आपको बता दें कि 20 साल बाद गैंग की गिरफ्तारी हुई है और 20 साल पहले ऐसे ही मामले में जेल गए थे। आभूषण बेचने व खरीदने के बहाने लाखों के आभूषण चोर चुरा लेते थे। 1 दशक से वारदातों को ये गिरोह अंजाम दे रहा था और एक बार भी गिरफ्तार नहीं हो सका था। हापुड़, बदायूं, इटावा, मेरठ समेत यूपी में दर्जनों जिलों में ये आरोपी वारदात कर चुके हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुर्जा व सिकंदराबाद में वारदात का खुलासा हुआ है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 100% आभूषण व XUV कार बरामद हुई है। बुलंदशहर स्वाट टीम व सिकंदराबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में ये खुलासा हुआ है। 19 तारीख को 2 घटनाएं हुई थी जिसमें कि मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम थी। कुछ पुरुष और एक महिला साथ में जाकर सुनार के दुकान पर वहाँ पर कुछ गहने देखते थे और उसके बाद मौका लगाकर वहाँ से कुछ गहने चुरा करके अपने साथ ले जाते थे। इन दोनों घटना के अनावरण के लिए SOG की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि 1 महिला व 3 पुरुष सम्मिलित हैं। इनके पास से दोनों घटनाओं में जो भी सामान गया था वो 100% बरामद कर लिया गया है, जिसमें सोने की अंगूठी, चेन इत्यादि कई सामग्री है। इन चारों से पूछताछ करते हुए इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि ये एक लग्जरी गाड़ी है इनके पास, जिससे कि ये जाते थे ताकि वहाँ के आसपास किसी भी व्यक्ति को शक ना हो और दुकानदार को भी इन पे भरोसा हो। वो गाड़ी जो इनके पास थी वो भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। इन्होंने और आसपास के जनपदों में कई घटना करना कबूला है, जिसकी सूचना हम लोग निकटवर्ती जनपदों को प्रेषित कर रहे हैं और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या एक ही परिवार के लोग? इसमें से 2 लोग एक। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के ग्राम मयूहर में आज से भागवत कथा का पहला दिन है, जिसमें सबसे पहले आज कलश यात्रा ढोल बाजे के साथ निकाली गई। ये यात्रा करीब 3 किलोमीटर तक गांव के सभी मंदिरों में भ्रमण की। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल रहे। इस कार्यक्रम के संचालक चंद्र मोहन मिश्रा का कहना है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस यात्रा में शामिल रहे और ये भागवत कथा करीब 7 दिन तक चलेगी। इस कार्यक्रम में राधेश्याम मिश्रा, डॉक्टर सुभाष शिवाकांत, सचिन शुक्ला और अन्य समस्त गण शामिल रहे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खंडवा जिले वासियों को आज 9 साल बाद सौगात मिली है। वहीं रेलवे बोर्ड ने आज खंडवा सनावत के बीच मेमो ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। क्षेत्र की जनता में मेमो ट्रेन को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। पिछले कई दिनों से खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मेमो ट्रेन चलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इसके लिए 7 मार्च को नई दिल्ली जाकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव व रेल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वहीं आज खंडवा जंक्शन पर खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह, खंडवा महापौर अमृता यादव और खंडवा बीजेपी विधायक कंचन तन्वे ने हरी झंडी दिखाकर मेमो ट्रेन को रवाना किया। खंडवा जंक्शन के प्लेटफॉर्म 5 से शुभारंभ के दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगे और शुभारंभ के दौरान बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी, आम जनता और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नई सौगात लेकर के हमारे बीच पधारे हैं और हमारे जागरूक नौजवान सांसद
जिनकी प्रयासों से आज सनावत तक ट्रेन जाने वाली है। और जो आप पीछे देख रहे हैं, घर घर मोदी, घर हर हर मोदी, मोदी जी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, इन 10 सालों में रेलवे की सूरत शकल सब बदली है। गरीब आदमी, हमारा दिव्यांग आदमी। से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।